Foreign exchange means all currencies other than the domestic currency of a country. For example, India की domestic currency is Indian rupee, and all other currencies like US dollar, British pound, they are all foreign exchange. और फॉरेन एक्सचेंज ये हो गया कि आपकी करेंसी दूसरे के मुताबिक कैसी है, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज. एंड व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. लाइक फॉर एग्जांपल, आज मैं तेरे को बताऊं $1 टू INR, ये देख कितना है, 83.53 रुपीज. सर ये क्या रेट है? ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है. बिल्कुल चेंज होता है सर. इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर. If the exchange rate is $1 is equal to 83 rupees, it implies that we have to pay 83.53 to obtain $1. Foreign exchange rate means the units of domestic currency that must be paid to obtain the unit of foreign currency. It is also known as conversion rate. क्या बोलते हैं इसको? Conversion rate. ये आपकी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ लिंक करती है. क्या करती है रे? लिंक करती है. और आपके इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ प्राइसेस के साथ भी एक पैरिटी बनाते चलती है. So it also represents the value or external purchasing price of domestic currency. कि तेरी कंपनी, तेरी कंट्री की करेंसी की औकात क्या है. जैसे $1 टू पाकिस्तानी रुपी 277. तो मतलब तू देख कितने बुरे हालात हैं. $1 टू श्रीलंकन रुपी, इनके और बुरे हालात हैं. ठीक है. वन दिस टू वियतनाम डोंग, 24,555 डोंग. क्या ये बात समझ में आ गई? इसीलिए बार बार. और अब आ जाते हैं रेनमिनबी. रेनमिनबी कहाँ की है? चाइना. ये हुई ना लड़ाई. और अब आ जा युआन. युआन सॉरी येन. येन 143. इनकी भी हालत खराब है. और पाउंड. पाउंड ज्यादा वैल्यू का होगा. देख रहे? समझ में आया? समझ में आ रही है बात? Foreign exchange market is the market in which the national currencies are traded for one another. That is known as foreign exchange market. एक ऐसी मार्केट जहां पे नेशनल करेंसीज को खरीदी बेचे जाते हैं, that is known as foreign exchange. पार्टिसिपेंट्स कौन है? कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स एंड मॉनेटरी अथॉरिटी. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या क्या होता है? एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी डिमांड और सप्लाई को देख. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सिर्फ किस मार्केट की वजह से चल रही है? डिमांड और सप्लाई की वजह से. यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की वजह से ही आपको ऑर्गेजम आता है. यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की वजह से ही आपको सेटिस्फैक्शन है. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट एक्सचेंज रेट. आज दिखाता हूं मैं. देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है. $1 टू INR. देख मैं देखो एक साल में लेकर चलता हूं. ये सब गेम सर, ये सब गेम आपका, ये सब गेम आपका डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी डिमांड डॉलर की ज्यादा हाई है. कल आपकी डॉलर की रेट बहुत, मतलब कल बहुत लोग बाहर गए हैं इंडिया से. इसका मतलब ये बता रहे हैं 84.02 रुपीज. इसका मतलब लोगों ने कल बहुत सारे डॉलर्स खरीदे हैं. इस समय डॉलर्स क्यों महंगा हो जाता है? क्योंकि इस समय वो सेशन शुरू हो जाता है सितंबर वाला, तो बच्चे बाहर जाते हैं. और जब बच्चे बाहर जाते हैं तो हर साल सितंबर में देख ले, एक साल का उठा ले पूरा डेटा. सितंबर, ये देख, ये देख 81 रुपीज था जून में, 82 रुपीज, 81, और एकदम से देखियो बढ़े. ये देख, ये देख, ये अगस्त में आते आते तेरे करेंसी अपने आप ही ऊपर भागने लग जाती है. उनकी फ्लाइट्स की बुकिंग सबसे ज्यादा इस समय होती है. समझ में आई? So flexible exchange rate system, it is also known as market exchange rate, as this rate varies with the changes in demand. और यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी चल रही है इस समय, पूरा वर्ल्ड बम्बू में है. तो इसी वजह से जो बाहर उनके बच्चे बैठे हैं उनको वापस भी तो बुलाना है.
वो अभी अभी इंदिरा गांधी वाले केस पे अभी आऊंगा, वो अभी नहीं, वो अभी नहीं, वो अभी नहीं, प्लीज, ये मर जाएंगे अभी। वो मुझे पता है देखो कहाँ पे जा रही है, तो रुक जा रुक जा रुक जा। अभी हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे हैं। देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दिस इज नोन एज अलाउड टू फ्लक्चुएट और एडजस्ट फ्रीली। दिस इज नोन एज पार और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं इसको? और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब आते हैं सर फिक्स एक्सचेंज रेट। यहां पर क्या होती है, सरकार आपके रेट फिक्स कर देती है। इंडिया में 1947 से लेकर 1991 तक, जब तक एलपीजी हुआ तब तक ये सिस्टम चलता था। अब मैं आपको एक चीज लेकर चलता हूँ। इंदिरा गांधी की बात कर रही है मैडम। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, अपनी करेंसी को खुद नीचे गिराया था। क्यों गिराया था? ताकि वो फॉरेनर्स जो है आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। वो बस उससे वहां पे सरकार अपने हिसाब से करेंसी चलाती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। $1 इन 1947। हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, ये तो आज का है। हाँ, क्या कह रहे भाई जी? आउटसोर्सिंग नहीं सर, यहाँ पे तो सरकार अपने हिसाब से जब मर्जी चाहे छाप देती है, सब मर्जी चाहे निकाल देती है। ये देखिए सर जी, ये आपके पास रेट है। मैं आपको लेकर चलता हूँ 1947। कितना रेट था? 3 रुपए। 3 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए। देख, जब तक जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब तक 4 रुपी 76 पैसा ही रेट था। देख रहा है? 4 रुपी 76 पैसा रेट था। और जैसी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी 1966 में, 6 रुपीज 36 पैसा हो गया रेट। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने हाथ जोड़ के मांगे पैसे, उन्होंने 7.5 रुपए कर दिया रेट। और इंदिरा गांधी देख, लगातार 1971 72 तक इंदिरा गांधी थी। 74 और 75 तक भी इंदिरा गांधी थी। इमरजेंसी की सिचुएशन हुई वर्ल्ड में, इराक और कुवैत में लड़ाई हुई 1973 में। देख, एक्सचेंज रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और 1991 में तो देख बूम, क्या भागा है इसके बाद तो। 91 में, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया, क्योंकि इससे पहले सब कुछ फिक्स था जी। एलपीजी आ गई, बहुत बढ़िया। प्राइवेटाइजेशन, मेन ग्लोबलाइजेशन हो गया। मेन वी वर इनटू अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। पीपल ओनली इज गोइंग टू कम, पीपल आर गोइंग टू कम ओनली एंड ओनली यूएस सस्ता। Why are you going to come in India to see the dirty places? No, they want to see the sasta India, poor India. That's why they showed India a poor one. ये cheap labor. अभी जस्ट मैंने पढ़ा ग्रीस में भी यही हो रहा है। ग्रीस इसलिए तो जा रहे हैं लोग, cheap. प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं वहाँ पे इंडियन। हाँ, सुंदर का सुंदर और सस्ता मिल रहा है। एथेंस, एथेंस, एथेंस। हाँ, ये हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। So it refers to the system in which the exchange rate is fixed by the government. Such a rate doesn't vary with changes. Only the government has the power to change. To achieve stability, government ने buy करी foreign currency when the exchange rate becomes weaker, and they sell the foreign currency when the exchange rates get stronger. For this, the government has to maintain the large reserves to maintain the exchange rate. इसलिए सरकार क्या करती थी, अपने नोट छाप देती थी या गोल्ड रख लेती थी। And when the value of domestic currency is tied to the other currency, this is known as pegging. समझ में आया भाई? क्या वो हंस क्यों रहा है? बोल बोल, मन में तो है तेरे कुछ। अरे बोल भाई। अरे नहीं बोल ही नहीं रहा। चलिए, हाँ बोलो बोलो भाई। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या होता है? सर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मतलब कि आपका यूएस डॉलर्स। और पैगिंग पैगिंग यही हो गया ना सर, जब आपकी करेंसी दूसरी करेंसी के साथ टाई हो गई, जैसे जो यूएस डॉलर के साथ टाई हो गया आपका। पैरिटी वैल्यू पैरिटी वैल्यू, सेम वैल्यू। और पैगिंग क्यों? सर पैगिंग इसलिए होती थी पहले जमाने में, क्योंकि हमेशा हर चीज किसी ना, या आपका कोई ना कोई बाप तो होता है ना। तो हमारी करेंसी का कोई बाप कौन था? यूएस डॉलर, और आज भी वही है। तो हम उसके साथ पैगिंग को जोड़ लेते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड पैगिंग, दिस इज कॉल्ड पैगिंग। और ये वो वाली पैगिंग नहीं है जो आप समझ रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में वही चल रहा है ना। ये वो पैगिंग नहीं है। याद तो रहेगा हमको। ठीक है ना? तो वहां पे भी ऐसे ही होता है, करेंसी कहीं और जाती है, तो यहाँ पर भी यही होता है, करेंसी कहीं और जाती है। ठीक है ना भाई जी? इस उम्र में कभी उठा नहीं ना तू जल्दी। अरे 5 से बहुत सारे 500 तो वो हो गया था जो देखो काम बोला था।
आईडी नहीं So, हुआ। रेड बुल पी थी? है रेड पढ़ ले पढ़ ले। चल कर ले कर ले। ये तो शुद्ध पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं। तो शिवम तैयारी क्या लग रहा है वैसे? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जहां पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, और यहाँ पे सेंट्रल बैंक है जो डिफाइन करती है। इसीलिए आज भी कल याद है, कल क्वेश्चन पढ़ा था, आरबीआई इज हैविंग द क्या कहते हैं, रोल ऑफ फैसिलिटेटर, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, रेगुलेटेड टू फैसिलिटेटर। ये फैसिलिटेट क्या करता है? ये फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को करता है। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ इसका होता कैसे। यू आर कंपनी XYZ, ठीक है, यू आर कंपनी XYZ एंड यू हैव अ हेडक्वार्टर्स इन सिंगापुर। You want to invest in company ABC, it's in India, and they have their plant in, for example, Chennai. उन्होंने तेरे को अप्रोच करा, तो तू अपने यहाँ पर पैसे क्या डायरेक्टली उसको भेज देगा? नहीं। तो पैसा कैसे भेजेगा? आरबीआई को बोलेगा सर आई वांट टू मेक एन FII, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, आई डोंट वांट एनी शेयर, बस ये प्रॉफिट भेज देंगे या लोन ले लेंगे, भेज देंगे पैसा। दूसरा, either I want to go for FDI, मतलब I want a share in this company at ABC, that is known as foreign direct investment। FII और foreign direct investment समझ में आ गई? ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, आरबीआई ने अप्रूव करा, तो आरबीआई के कहने पर वो एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ। मैं आपको एक छोटे से कंपनी के बारे में एक रियल एग्जांपल देता हूं। कंपनी का नाम है सुजलॉन लिमिटेड। सुजलॉन, SUZLON, विंड एनर्जी पे काम करती है कंपनी। 2008 में इसकी कंपनी बिल्कुल हवाओं के साथ लहरा रही थी। शेयर का प्राइस 100 रुपए, शेयर का प्राइस 200 रुपए, शेयर का प्राइस 250 रुपए। इसने क्या किया, इसने जर्मनी से कर्जा ले लिया, और कर्जा जो लिया इसने, उसने बोला सर द आई एम गोइंग टू गिव यू द लोन बैक वॉट एवर इज गोइंग टू बी द रेट इन 2015। और 2011 में रेट था 40 रुपए डॉलर, और जब वापस करा तो दिया 60 रुपए डॉलर। तो कंपनी का शेयर कहां से कहां पहुंच गया? 250 रुपए से 8 रुपए। 2000 गिर गई, कंपनी की वैल्यू गिर गई, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक ही होता है जो इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट। आज आपको पता है सिर्फ जो बढ़ाती है रेट, घटाते बढ़ाते हैं, इसमें आपको क्या लगता है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिमांड का रेट है? डिमांड का अगर रेट हो ना, तो इंडिया तो सारे के सारे फॉरनर ही भागे पाते हैं। इंडिया तो सारे फॉरेन भागते, फॉरेन वाले इंडिया कहाँ आते हैं इतना? तो हमारे तो भैया रेट कहाँ से कहाँ होते हैं? वो तो आरबीआई जो में बचाता है, आरबीआई रिजर्व्स वगैरह खरीदता है। व्हेन सेंट्रल बैंक फाइंड्स द फ्लोटिंग रेट इज टू हाई, इट स्टार्ट सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज। जब उसको लगता है रेट हाई हो रहा है, बेच दो। और जब उसको लगता है कि फ्लोटिंग रेट इज लो, इट स्टार्ट बाइंग, खरीद ले। समझ में आ रही है बात? सो दिस सेंट्रल बैंक जो करता है वो आपके इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए करता है। अभी ये समय जो फायदा हुआ है, जो अब रेट बढ़ा है, इससे फायदा किसको होगा? एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि हम माल बाहर भेजेंगे और उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। दस मैनेज फ्लोटिंग इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग रेट। तो ये एक और चीज भी होती है, जब सरकार को अपने यहाँ पर इंपोर्ट्स कम कराने होते हैं तो वो अपने रेट बढ़ा देती है। सो सेंट्रल बैंक अपने पास हमेशा रिजर्व्स मेंटेन करता है टू इंश्योर दैट एक्सचेंज रेट हमेशा टारगेट वैल्यू के हिसाब से रहे। ये नहीं कि एकदम से आज 80 रुपए तो कल से 90 रुपए हो जाए, अरे नहीं, कम जाएगी भाई साहब, नहीं हो सकता। कंपनी रातों रात, कंट्री रातों रात डूब जाएगी। सो इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और यहाँ पे कौन होता है बाप? सेंट्रल बैंक। क्या ये मैनेज फ्लोटिंग रेट समझ में आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है आरबीआई, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चीज है। ये अभी देखो नोट्स भेजूंगा ना। ऑटोनॉमस बॉडी और आरबीआई इज एन ऑटोनॉमस बॉडी 1935। की मेरिट क्या होगी? वो भी सारे बताते हैं नहीं करके। इसके बाद अब चलते हैं हम लोग डिमांड पे। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब पड़ती है, यानी आउटफ्लो कब होता है? जब हमारे पास हम इंपोर्ट करते हैं सामान, सर बाहर से सामान मंगवा रहे हैं तो बाहर पैसा जा रहा है। सर ट्रांसफर पेमेंट्स मेड अब्रॉड, हमने नेपाल में पैसा भेजा, हमने बांग्लादेश में पैसा भेजा भी,
हमने अभी क्या कहते हैं अफगानिस्तान में तालिबानों को ऐसा ये क्या हो रहा है ट्रांसफर पेमेंट्स। सर हम फैक्टर पेमेंट्स करते हैं, फैक्टर पेमेंट्स हमने कल पढ़ी थी। व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स? प्रॉफिट, वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट, नहीं प्रॉफिट, लैंड से रेंट, ये सब हम लोग पे करते हैं। दैट इज कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत सारे अफ्रीकन इंडिया में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द फैक्टर पेमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स मेड अब्रॉड, अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बाहर अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। लेंडिंग मनी फॉर मेकिंग रीपेमेंट्स टू द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, हमने कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करा। या फॉरेन टूर्स, या टू स्पेक्यूलेट, लोग खरीदते भी हैं क्योंकि उनको पता है कि डॉलर पे भरोसा है, वो बढ़ेगा ही। ये होते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ डिमांड। सोर्सेज ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? व्हेन यू एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, जस्ट ऑपोजिट हो गया ना। सप्लाई कब होगी? जब हमारे पास पैसा होगा। सप्लाई तब होगी जब पैसा होगा। डिमांड तब होगी जब पैसा कम होगा। तो यहां पर क्या हो गया? फैक्टर इनकम रिसीव। अब बाहर से ये विधि काम कर आई है 2 साल के अंदर, 2 साल से जितना ही पैसा काम कर आई है, पैसा बढ़ गया जी। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, बोरोइंग मनी एंड रिसीविंग पेमेंट्स एंड अगेन स्पेक्यूलेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का श्योर है? लॉक कर दूं? नेक्स्ट आ जाए सर। इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। डेप्रिसिएशन कब होता है, डीवैल्यूएशन कब होता है? दोनों का मतलब यही होता है, आपकी वैल्यू कम होना। मैं भी शायद इस नोट्स में नहीं है मेरिट्स और डीमेरिट्स, वो एक बार आपको उससे से पढ़ाऊंगा बुक से। डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। तो ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, मैडम अभी हमने ऊपर पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई कब होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम? फ्लेक्सिबल में होता है। तो डेप्रिसिएशन कब होता है? फ्लेक्सिबल में। फ्लेक्सिबल अभी बोल रहा हूं भाई। So it means that the country has to pay more units to obtain 1 unit of foreign currency. It takes place in flexible exchange rate. Very important question. Very important question. ये पूछता है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन कब होती है? डेप्रिसिएशन होती है जब हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो, ठीक है ना सर? तो इट इज इंप्लाइज दैट डोमेस्टिक गुड्स हैव बिकम चीपर। अरे भाई हमारी वैल्यू गिर रही है तो इसका मतलब, अब वियतनाम क्यों जाते हो? क्योंकि वियतनाम हमारे लिए सस्ता है। यस चीप। नेक्स्ट आता है आपके पास डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये आपकी डेलिबरेटली गवर्नमेंट करता है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रेज द प्राइसेस। डीवैल्यूएशन, एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, ठीक है। डीवैल्यूएशन की वजह से क्या होता है? एक्सपोर्ट्स आपके चीपर हो जाते हैं सर जी, ठीक है। डीवैल्यूएशन कब होता है? डीवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जब इंदिरा गांधी करती थी। जब फॉर हाँ, जो गवर्नमेंट ने, वो आपने पढ़ा था ना पॉलिसाइज पे 5-7 रुपए हो गया था, वो डीवैल्यूएशन हुआ था। फिक्स एक्सचेंज, हाँ, तो डीवैल्यूएशन कब होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट पे। और फ्लेक्सिबल में क्या होता है? डेप्रिसिएशन। क्या ये एसोसिएट कर पा रहे मैडम? सो डीवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर एंड इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस इट इनकरेजेस एक्सपोर्ट्स। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो आपका एक्सपोर्ट्स भी बढ़ता है। क्या ये बात समझ में आ गई? डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। अब हम चलते हैं एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन। सर एप्रिसिएशन कब होगा? फिर से वही एप्रिसिएशन, जहां पे डिवैल्यूएशन हो, डेप्रिसिएशन होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, एप्रिसिएशन भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होगा। सर यहां पर क्या होता है? व्हेन द प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ डॉलर इंक्रीजेस इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इट टेक्स प्लेस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और यहां पर डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल, हेंस एक्सपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब भैया हम ज्यादा वो काम नहीं कर पा रहे, बाहर माल नहीं बेच पा रहे, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। रिवैल्यूएशन आपके पास क्या होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इट इज डन पर्पसली बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जानबूझ के करती है रिवैल्यूएशन, अपनी करेंसी को खुद बढ़ा देती है, ठीक है। डन। अब कौन, अब तो कोई कंट्री नहीं है। हाँ, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में दोनों मिक्सचर होते हैं ना, तो कंट्री चाहे तो कर सकती है, पर ऐसे करती नहीं है। हाँ जी, ये आपका हो गया जी डन यहाँ तक। और इसके बाद अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो हमारे पास है, डिटर्मिनेशन।